हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस परीक्षा की रिवीजन सीरीज में आज हम 2020 से 2010 तक पूछे गए मध्यकालीन प्रश्नों पे, मध्यकालीन इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 2020 के प्रश्नों से। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन कह रहा है कि मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। यानी मुल्तान में स्थित सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग की पुस्तक में, अबू जईद की पुस्तक में, अल मसूदी और अल बरूनी ने किया है। ठीक है, इसके साथ दूसरा कथन कह रहा है, सांबपुर यात्रोत्सव यानी सांबपुर यात्रा उत्सव जो है सूर्य पूजा से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पाकिस्तान स्थित सूर्य मंदिर का जो पाकिस्तान में स्थित सूर्य मंदिर है, ये बिल्कुल सही है कि इसका उल्लेख इन सब की पुस्तकों में मिलता है। ह्वेनसांग ने भी इसकी चर्चा की है, अबू जईद ने भी इसकी चर्चा की है, अल मसूदी और अल बरूनी, इन सभी की पुस्तकों में सूर्य मंदिर की चर्चा मिलती है। ठीक है, ये सूर्य मंदिर मुल्तान में स्थित है। और इसका जो दूसरा कथन है वो ये कह रहा है कि सांबपुर यात्रा उत्सव सूर्य पूजा संबंधित था। ये कथन भी सही है। ठीक है, ये जो कहा जाता है, इस मंदिर के बारे में माना जाता है, इस मंदिर का जो निर्माण है वो सांब ने करवाया था। सांब जानते हैं आप कौन थे? सांब जो है श्री कृष्ण और जाम्बवती उनकी पत्नी का नाम था। जाम्बवती के पुत्र सांब द्वारा, श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र जो है सांब थे, इन्होंने इस सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, इसलिए जाम्ब के सम्मान में यहाँ पे प्रतिवर्ष सांब के सम्मान में प्रतिवर्ष सांबपुर यात्रा उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि इस मंदिर का उल्लेख इन सभी ने किया है और सांबपुर उत्सव सूर्य पूजा से ही संबंधित है। इस मंदिर का निर्माण जो है सांब ने करवाया था, जो कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र हैं। इसके साथ साथ एक तथ्य और देखा जाए कि जो मुल्तान है, ये मुल्तान का प्राचीन नाम क्या था? मुल्तान का प्राचीन नाम जो इसका नाम था कस्यपुरा। इसका प्राचीन नाम कस्यपुरा भी था। ठीक है, तो इस तरह से सही विकल्प क्या होगा हमारा? दोनों कथन सही है, विकल्प सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो पुस्तकों के क्रम मिलाने से संबंधित है। तो इनका क्रम अगर हम देखें तो क्या कहा गया है? फतवा जहांदारी, पृथ्वीराज रासो, किताब उल हिंद और तबकात नासरी। तो आप जानते हैं किताब उल हिंद जो है किसकी रचना है? अल बरूनी की रचना है। ठीक है, अल बरूनी की रचना है। और अल बरूनी जो है महमूद गजनी के साथ भारत आए थे लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। तो इनकी किताब जो है पहले हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो की बात करें अगर हम, तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई ने इसकी रचना की है। चंद्रबरदाई, तो चंद्रबरदाई ने इसकी रचना की है। ये महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी के समकालीन थे। इनसे युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। तो ये मोहम्मद गोरी के समकालीन थे। तो इसका मतलब कि फतवा किताब उल हिंद के बाद जो है पृथ्वीराज रासो का सही कालक्रम होगा। इसके बाद जो तीसरी पुस्तक का नाम है ये है तबकात ए नासरी। इसकी रचना किसने की है? मिनहाज उस सिराज ने इसकी रचना की है, तबकात ए नासरी की। ठीक है, इसके बाद
अगली पुस्तक जो है फतवा ए जहांदारी, ये जानते हैं, ये जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है। जियाउद्दीन बर्नी ये जो है उनके समकालीन थे, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो इसकी जो है क्रम मिलाया जाए हमें, तो क्रम देखने पे हमें यही लगेगा कि इसका सही क्रम होगा तब किताबुल हिंद यानी कि 3, फिर पृथ्वीराज राजसो 2, तबकात ए नासरी 4 और 1। 3, 2, 4, 1 इनका सही क्रम होगा, तो अर्थात डी उत्तर जो है सही है। डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इनके लेखकों की अगर हम बात कर लें तो एक बार और देख लेते हैं। फतवा जहांदारी बर्नी की रचना है, पृथ्वीराज राजसूत चंद्रबरदाई की रचना है, किताब हिंद जो है अलबर्नी की रचना है, और तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज की रचना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न पूछा गया है, औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है कि 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा पर किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा पे, तो गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ए, अबुल हसन कुतुब। ठीक है, अबुल हसन कुतुब जो है उस समय शासक था जब गोलकुंडा पर इसका आक्रमण हुआ औरंगजेब का। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, अबुल हसन कुतुब। अगला प्रश्न देखें हम। कहा गया है अकबर ने निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? अकबर ने लड़कों और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। ठीक है। दूसरा कथन है अकबर ने लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर हम देखें, ये अकबर ने जो विवाह की उम्र निर्धारित करने की कोशिश की थी। समाज सुधार के संदर्भ में अकबर ने बहुत से कदम उठाए थे। तो उसने जो है विवाह के संबंध में 16 वर्ष के लड़कों और 14 वर्ष की लड़कियों का उम्र निर्धारित करवाया था। ठीक है, और इसके साथ साथ अकबर ने लड़कियों के लिए स्वतंत्रता की बात की थी कि लड़कियां अपने स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा से अपने लिए वर चुन सकती हैं और अपना विवाह कर सकती हैं। तो यहाँ पे दोनों कथन जो है सही माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार दोनों कथन जो है सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखा जाए, ये सुमेलित करने के लिए है, और इसके संबंध में अगर हम देखें तो कहा गया है अधिकारी हैं और उनका कर्तव्य की बात की गई है। ठीक है, तो दीवान ए तन जो होता है इसका क्या कर्तव्य था? दीवान ए तन, तो दीवान ए तन जानते हैं क्या करता था? ये जागीर व वेतन को देखना इसका कर्तव्य था। जागीर व वेतन देखना दीवान ए तन का कर्तव्य था। ठीक है, मुस्तर्रिफ का क्या काम था? मुस्तर्रिफ का जो काम था वो था राज्य के आय व्यय की गणना करना, आय व्यय की गणना करना। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं मुशर्रिफ का क्या काम था? तो मुशर्रिफ जो है कार्यालय को संभालने का कार्य करता था। क्या काम था इसका? कार्यालय को संभालने का कार्य करता था ये। ठीक है, कार्यालय से संबंधित कार्य था इसका। और वाक़िया नवीस का क्या कर्तव्य था? तो वाक़िया नवीस जो है आपकी प्रमुख घटनाओं का विवरण रखता था। ये जो पूछा गया आपसे, प्रमुख घटनाओं और फरमानों का सूचीबद्ध करना, यानी कि ये पत्र संबंधी कार्य करता था। सभी सूचनाओं को, सभी प्रकार की घटनाओं को जो है सूचित इकट्ठा करता था और उन्हें अभिलिखित करता था, अर्थात ये प्रमुख घटनाओं फरमानों का सूचीबद्ध करता था। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो दीवान तन वेतन से संबंधित था, मुस्तर्रिफ राज्य की आय व्यय देखता था, और मुशर्रिफ जो है मुशर्रिफ का कर्तव्य था कार्यालय को संभालना, और वाक़िया नवीस का कर्तव्य था प्रमुख घटनाओं फरमानों को सूचीबद्ध करना। तो इस प्रकार से इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा?
तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, यहाँ से हम देखें अगर, तो यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 3 4 2 1, अर्थात इसका जो है उत्तर सही उत्तर हो जाएगा आपका बी उत्तर इसका सही हो जाएगा 3 4 2 1। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये सुमेलित करने के लिए है। इसमें से पूछा गया कि कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में छूट जाता है ये कि नहीं पूछा है कि हाँ सही पूछा है। तो इसमें कहा गया है, ये जो प्रमुख सूफी संत है इनके दरगाह की बात की गई यहाँ पे। तो आप जानते हैं मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ थी? अजमेर में, बिल्कुल सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, ये दक्षिण भारत में जा कर के इन्होंने सूफी संप्रदाय का प्रचलन किया था। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ये भी दक्षिण भारत में थे। और शेख निजामुद्दीन औलिया, आप जानते हैं निजामुद्दीन औलिया का जो है दरगाह कहाँ था? दिल्ली में था। तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो मुल्तान की जगह कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। तो डी विकल्प जो है सही है हमारा। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है कहाँ पे थी? मुल्तान, सॉरी दिल्ली में थी। मुल्तान की जगह पे यहाँ पे दिल्ली में थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया था? अर्थात जो मुगल काल में जिस नहर का निर्माण किया गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित राजबवाह, उस समय नाम था इसका, इस नहर को पुनर्जीवित करके किया गया था। तो दोस्तों ये जो नहर है, ये नहर का नाम जो है एक सहाब नामक नहर थी। इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। उसी नहर का जो है मुगल काल में निर्माण करके ये नया नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि सहाब नामक नहर का निर्माण जो है फिरोज शाह के समय किया गया था। और सॉरी, ये हम उल्टा बात कर रहे हैं इसका, मतलब कि फिरोज शाह की जो नहर थी राजबवाह, उसी का नया नाम जो है सहाब नहर के नाम से मुगल काल में इसकी रचना की गई, निर्माण किया गया था। और सहाब नाम कैसे पड़ा था? तो उस समय जो है अकबर का जो गवर्नर था सिहाबुद्दीन ने इस नहर का मरम्मत करवाया था और इसे अपना नाम दे दिया था सहाब नहर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो जानते हैं आप किताब ए नौरस जो है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय की रचना थी। यह संगीत से संबंधित, ठीक है, यह संगीत या गीत से संबंधित पुस्तक थी किताब ए नौरस। और इसकी रचना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने की थी। और इसके साथ साथ इन्होंने नौरसपुर नामक एक शहर की स्थापना भी की थी। नौरसपुर नगर की स्थापना भी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किया था। तो किताब नौरस इनकी पुस्तक नाम, ये गीत संगीत से संबंधित पुस्तक है। अगर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के बारे में बात करें तो यह बहुत ही प्रजा हितैषी शासक था, प्रजा के कल्याण में विशेष ध्यान रखता था और प्रजा हितैषी शासक था। इसके साथ ही जनता इसे जगत गुरु की उपाधि देती थी। उस समय की जनता जगत गुरु, अगर आपसे पूछा जाए कि जगत गुरु की उपाधि किस शासक दी गई थी तो इब्राहिम शाह द्वितीय को दी गई थी। और इसके साथ साथ अबला बाबा की उपाधि भी इनको दी गई थी जनता द्वारा, क्योंकि ये जनता की बहुत हितैषी थे और जनता की सेवा में लगे रहते थे। इसके साथ साथ इन्होंने गीत संगीत के भी विशेष प्रोत्साहन दिया। ठीक है, चलिए 2020 में इतने प्रश्न पूछे गए थे और हम आगे बढ़ते हैं 2019 के प्रश्नों को देखते हैं। ये पूछा गया है
निम्नलिखित दिए गए निम्न नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन कारण कहा, यानी कथन कारण संबंधित प्रश्न है। इसको विशेष ध्यान से देखने की ज़रूरत है हमें। तो इसमें जो है कहा गया है कि कथन ए क्या है, अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था। ठीक है, कथन क्या है, इस अकबर ने शेर शाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया था। इसके साथ ही कारण इसमें क्या कहा गया है, कारण है शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। ठीक है, तो इसमें जो है देखा जाए तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। क्योंकि देखिए शेर शाह के समय शेर शाह ने कौन कौन सिक्के चलाए थे, पहले हम इसे देख लेते हैं। तो इसने सोने की जो है मुहर, ठीक है, और चांदी का टंका, ठीक है। तो शेर शाह के जो सिक्कों की अगर हम वज़न की बात करें तो शेर शाह ने सोने, चांदी, तांबा तीनों प्रकार के सिक्के चलाए थे। और इसका जो है चांदी का जो सिक्का था, चांदी का सिक्का ये कितने ग्राम का था, चांदी का सिक्का जो है 178 ग्रेन का था, 178 ग्रेन का था, जो अंग्रेज़ों के समय तक भी प्रचलित रहा। ठीक है, अंग्रेज़ों के काल तक चलता रहा चांदी का सिक्का जो है। और इसके साथ साथ इसको रुपया कहा जाता था। जो रुपया शब्द प्रचलित है वो शेर शाह के द्वारा ही उस समय दिया गया था, रुपया कहा जाता था चांदी के सिक्के को। और अगर मुग़ल काल की बात करें हम, और तांबे का सिक्का जो था उसका वज़न कितना था शेर शाह के समय 180 ग्रेन का था, और चांदी का 178 ग्रेन का था। तो ये जो चांदी का रुपया था, जो तांबे का दाम था, दाम नामक जो सिक्का था, यह अकबर के समय भी चलता रहा। अकबर के समय जो है दाम नामक तांबे का सिक्का चलता रहा। और इस मुद्रा व्यवस्था को अकबर से लेकर के अंग्रेज़ों तक जो है रुपया के रूप में इसको संचालित किया गया। तो कहने का यही कारण मतलब है इसका कि शेर शाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, ये तो सही है। और अकबर ने सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। अकबर के समय भी काफ़ी सिक्के संचालित किए गए, जो शेर शाह के समय चल रहे थे उन सिक्कों को भी जारी रखा गया। यहाँ तक कि अंग्रेज़ों द्वारा भी इस चांदी के रुपये को मान्यता दी गई और संचालित होता रहा ये। और दाम जो है तांबे का सिक्का, शेर शाह के समय भी तांबे का सिक्का दाम था, और अकबर के समय भी इसको दाम ही कहा जाता था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। कथन कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमान्वय में व्यवस्थित कीजिए, यानी युद्धों का क्रम बताना है। तो कौन कौन युद्ध पूछे गए हैं देख लिया जाए। पूछा गया है सरनाल का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, धर्मत का युद्ध और जजाऊ का युद्ध। ये अक्सर पूछा जाता है। ये कुछ ऐसे युद्ध हैं जो बहुत प्रचलित तो नहीं है, लेकिन इनको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ध्यान देना पड़ता है और हमेशा पूछा जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं पहले कि कब हुआ था। तो सबसे पहले जो देखें तो सरनाल का युद्ध कब हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था 1572। किसके किसके बीच हुआ था, तो ये अकबर और इब्राहिम मिर्ज़ा के बीच हुआ था सरनाल का युद्ध 1572 में। ठीक है, अकबर और इब्राहिम मिर्ज़ा के बीच हुआ था। अगला युद्ध देखें बिलग्राम का युद्ध, आप जानते हैं 1540 में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ था बिलग्राम का युद्ध 1540 में। धर्मत का युद्ध जो है
ये युद्ध हुआ था 1658 में। किसके बीच हुआ था? औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था। दारा सिकोह के बीच हुआ था ये 1658 में, धर्मत का युद्ध। और जजाओं का जो युद्ध था ये 1707 में हुआ था, जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। उस समय उत्तराधिकारी के रूप में ये किसके बीच हुआ था? बहादुर शाह एवं मोहम्मद आजम, ये उत्तराधिकारी वाला युद्ध था, जिसमें बहादुर शाह विजयी हुआ और औरंगजेब के बाद जो है मुग़ल शासक बना बहादुर शाह, और मुअज्जम के बीच हुआ था जजाओं का युद्ध 1707 में। तो अगर हम इनका क्रम देखें तो इनका क्रम क्या बैठता है? क्रम इनका बैठेगा, सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध होगा, कब हुआ? 1540। सरनाल का युद्ध अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1572। धर्मत का युद्ध देखें तो 1658, और जजायों का युद्ध देखें अगर हम तो 1707। तो इनका क्रम क्या हो जाएगा? इनका क्रम हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ठीक है, अर्थात विकल्प ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, हठ योग के संदर्भ में कथनों का कौन सा सही है? तो हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, बिल्कुल सही है। हठ योग की क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था, ये भी सही है। इस प्रकार दोनों कथन सही है। तो हठ योग परंपरा जो है, आप जानते हैं हठ योग की परंपरा नाथ संप्रदाय द्वारा शुरू की गई थी, नाथ संप्रदाय द्वारा। और इसके जो प्रवर्तक थे नाथ संप्रदाय के, कौन थे? ये मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और इनके जो शिष्य हुए, इनके शिष्य कौन थे? गुरु गोरखनाथ। इन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया, नाथ संप्रदाय को, गुरु गोरखनाथ, ठीक है। और इनके गुरु जो थे मत्स्येंद्र नाथ, और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग की शुरुआत की थी। कुछ सूफी संतों ने हठ योग को अपनाया था, जैसे इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? एक पुस्तक है बहर अल हयात में यह उल्लेख मिलता है कि कुछ सूफी संतों ने हठ योग को अपनाया था। ये पुस्तक किसकी थी? यह पुस्तक थी मोहम्मद गौस, ये सूफी संत थे मोहम्मद गौस, इनकी पुस्तक थी बहर अल हयात। उसी में ये वर्णन मिलता है कि सूफी संतों ने भी हठ योग को अपनाया था। इस तरह से दोनों उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था जानते हैं, इसकी शुरुआत किसने की थी? इक्ता की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। यह भी पूछा गया है आपसे कि इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने शुरू की थी इक्ता व्यवस्था को। और इक्ता व्यवस्था संबंधित जो प्रावधान थे प्रमुख, उसमें कैसे इन्होंने बदला, ये जो है एक पुस्तक है सियासतनामा, इसमें इसका विवरण विस्तृत मिलता है। और इल्तुतमिश ने इसमें क्या क्या परिवर्तन किया था ये हम देख लें, उसकी इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, कौन से नहीं है, ठीक है। तो इक्ता व्यवस्था एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। जो सभी 40 इक्तेदार थे उन्हें तुर्क ए चालीसा बोला जाता था। तुर्क ए चिहलगानी या तुर्क ए चालीसा, जो भी कहिए, बोला जाता था, दोनों नाम सही है। तुर्क ए चिहलगानी, ये 40 जो थे प्रांतों के रूप में विभाजित थे, और इन्हें जो है कर एकत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से नियुक्त किया गया था। दूसरा पूछा गया है कि सियासतनामा में इसकी जानकारी तो बिल्कुल सही है। सियासतनामा में इक्ता व्यवस्था की विधिवत जानकारी मिलती है। और अगला पूछा गया है कि इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। और चौथा है मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व सैनिक रखने पड़ते थे। दोस्तों अगर देखा जाए तो
ये तो सही है कि अपने सैनिक रखते थे इक़्तिदार, लेकिन ये जो कहा गया है कि एकता से संबंधित एकत्रित राजस्व सीधे सुल्तान के खातों में जाती थी, ये गलत है। क्योंकि सुल्तान के खातों में नहीं जाती थी। पहले जो इक़्तिदार था वह अपने खर्च की राशि निकाल लेता था, उसमें खर्च की राशि और अपने सैनिक खर्च को निकाल लेता था। उसके बाद जो शेष बचता था वह राजस्व में सीधे जो है वहाँ पे जमा कराया जाता था केंद्रीय सत्ता के बीच में, ठीक है। तो सीधे सुल्तान खाते में नहीं जाता था, बल्कि इक़्तिदार के खाते में जाता था और वहाँ से अपने खर्च को निकाल करके ये वहाँ भेजते थे सुल्तान के पास। तो विकल्प सी जो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। सुमेलित करने के लिए पूछा गया पुस्तकों का नाम है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कौन सुमेलित नहीं है पूछा है, इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो तबकात नासरी मिनहाज सिराज बिल्कुल सही है। इसके बाद पूछा तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्स ए सिराज अफ़ीक, ये भी सही है। तुगलकनामा इब्न बतूता, आप जानते हैं तुगलकनामा इब्न बतूता की रचना नहीं है, किसकी रचना है? तो तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो की रचना है। यही गलत पूछा, यही गलत है। अमीर खुसरो की रचना है तुगलकनामा। और हुमायूं नामा जानते हैं आप, गुलबदन बेगम उनकी पुत्री थी, इन्होंने जो है ये गुलबदन बेगम ने ही हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और तुगलकनामा इब्न बतूता की रचना नहीं है, ये खुसरो की रचना, अमीर खुसरो की रचना है। इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। जो इब्न बतूता है ये मोरक्को का निवासी था, मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है, मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये आया था। तो इसकी पुस्तक का जो नाम है ये भी कई बार पूछा गया है। तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम था रेहला पुस्तक का नाम था, ठीक है, रेहला, ये भी याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है, ये भी ध्यान रखिए, ये भी सुमेलित नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो दाम तांबे की मुद्रा थी, अभी हमने ऊपर देखा इसको, ताम्र की मुद्रा को दाम कहा जाता था। देसाई राजस्व अधिकारी था, ये भी सही है। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था, ये भी सही है। जरीब एक प्रकार कर, ये जो है गलत है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जरीब। अभी आपने देखा जरीब जो है आज भी जो प्रचलित है जरीब, तो जरीब क्या होता है? जरीब जो है एक प्रकार का मापक है, भूमि पैमाने इसका यंत्र है, ये भूमि मापक यंत्र है जरीब, जो कि भूमि से संबंधित तो है लेकिन यह कर नहीं है, यह क्या है? भूमि मापक यंत्र, ठीक है। तो यही उत्तर हो जाएगा आपका। आगे चल के देखते हैं हम क्या पूछा गया, ये भी सुमेलित करने के लिए ही पूछा गया है और ये पुस्तकों का नाम है और इधर लेखक का नाम है। तो देखते हैं कौन कौन पूछा गया है। देख रहे हैं आप, एक जो पूछा गया है मुल्ला दाऊद, ठीक है। मुल्ला दाऊद किसकी रचना थी? तो मुल्ला दाऊद चांदायन की रचना थी, ठीक है। सॉरी, मुल्ला दाऊद की रचना कौन थी? चांदायन, ठीक है। इसके बाद दामोदर कवि और एक चीज़ जो आप देख रहे हैं वो अमीर खुसरो की रचना कौन थी? आशिका, ठीक है। आशिका अमीर खुसरो की रचना थी। दामोदर कवि की रचना क्या थी? इनकी रचना थी पद्मावती कथा और सोमनाथ की रचना जो है राग विबोध, ठीक है। इसको हम ऐसे देखें, मुल्ला दाऊद की रचना थी चांदायन, दामोदर कवि की रचना थी पद्मावती कथा, सोमनाथ रचना थी राग विबोध की और खुसरो की रचना थी आशिका, ठीक है। आशिका खुसरो की रचना थी, मुल्ला दाऊद की रचना थी चांदायन, दामोदर कवि ने पद्मावती कथा लिखा था और सोमनाथ ने राग विबोध लिखा था, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक और पुस्तक है जो कंफ्यूज करेगा यहाँ पे, एक थे पद्मावत जो है किसकी रचना है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो आप ध्यान रखेंगे पद्मावती कथा है जो दामोदर कवि की रचना है और पद्मावत आएगा तो आप मलिक मोहम्मद जायसी लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प हो जाएगा 1,
3 4 2, 1 3 4 2, तो विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया है निम्नलिखित राजाओं में किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। यानी जानते हैं तानसेन अकबर के नवरत्नों में शामिल थे और संगीत के बहुत बड़े विद्वान थे। तो नवरत्नों में बहुत बड़े संगीतकार थे तानसेन, ये नवरत्नों में शामिल थे। और ये पूछा गया कि किसने इन्हें पूर्व में संरक्षण दिया था, यानी कि औरंगजेब अकबर के शासनकाल से पहले किसी के संरक्षण में थे, तो कौन था। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका ए, भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। अकबर ने इनसे, जब अकबर ने तानसेन के बारे में सुना था तो अपने दरबार में बुलाया और तानसेन से जब इसने संगीत सुनकर प्रभावित हुआ, इन्होंने भाटा के राजा रामचंद्र को यह उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप हमें तानसेन को दे दें, तो इन्होंने तानसेन को इनकी दरबार में भेज दिया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देखा जाए। पूछा गया है निम्नलिखित स्मारकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये तो मध्यकालीन स्मारक है, इसको व्यवस्थित करना है। तो इसको हम देखें तो ये राबिया उद्दौरानी का मकबरा औरंगाबाद, इसने ये औरंगजेब ने बनाया था, औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। शेरशाह सूरी सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली और अटाला मस्जिद जौनपुर। तो सबसे पहले इसकी रचना जो हुई थी, जौनपुर की जो रचना हुई थी, ये सल्तनत काल में हुई थी। सल्तनत काल में तो ये आपका पहले हो जाएगा, बाकी तीनों मुग़ल काल की हैं। ठीक है, तो हम इसका सही उत्तर क्या देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर 4 होगा, और 4 नंबर केवल एक ही ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए बी ऑप्शन सही है। तो अगर डेट की अगर हम बात करें तो अटाला मस्जिद की रचना 1408 में हुई थी। ठीक है, 1408 में। इसके बाद हुमायूं का मकबरा जो है 1564 में बना था। शेरशाह सूरी का मकबरा कब बना था, तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है इसका निर्माण औरंगजेब से, हुमायूं से पहले जो है 1540 से 45 के बीच में इनका शासनकाल था, तो उसी समय बना होगा। तो इस तरह से, और ये तो जानते हैं औरंगजेब के शासनकाल में बना था, तो इसका जो समय है काफ़ी बाद का है। तो इस प्रकार क्रम क्या हो जाएगा हमारा 4 2 3 1, यानी पहले अटाला मस्जिद हो जाएगा, फिर शेरशाह का मकबरा हो जाएगा, फिर हुमायूं का मकबरा होगा, फिर औरंगजेब का द्वारा निर्मित राबिया उद्दौरानी का मकबरा। ठीक, कहाँ स्थित है ये, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और इसे द्वितीय ताजमहल या ताजमहल की नकल बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मनसबदारी व्यवस्था संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा जाता है और इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कहा गया है मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। बिल्कुल सही कथन है ये। इसमें उच्च अधिकारी आते थे, मनसबदारी व्यवस्था में उच्च अधिकारी वर्ग आता था, तो ये उच्च कुलीन वर्ग सही था। मनसबदारी का पद पैतृक था, ये गलत है, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था पैतृक आनुवंशिक नहीं थी। ये जो है किसी को भी बनाया जा सकता था मनसबदार, अगर उसके अंदर योग्यता हो तब। तो ये आनुवंशिक नहीं था, ये कथन गलत है। पहला कथन बिल्कुल सही है। इनका स्थानांतरण भी होता था और इनका जो है वेतन और जागीर दिया जाता था, यानी कि ये आनुवंशिक नहीं था। तो इस प्रकार से केवल एक जो है हमारा सही हो जाएगा। अगर मनसबदारों की वो संरचना की बात करें हम, तो सबसे कम मनसबदार कौन किसको दिया जाता, 10, और सबसे अधिक मनसबदार कौन था, 5000 का मनसब जो दिया जाता था। सबसे छोटा मनसब 10 का, बड़ा मनसब 5000 का दिया जाता था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी, अकबर ने की थी। तो इस प्रकार ये
हमने 2019 का प्रश्न देख लिया। अब चलते हैं 2018 के प्रश्नों को देखा जाए। 2020 और 19 का हमने देख लिया, अब 2018 के प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया है वह है भारत नीचे दिए कथन दिए गए हैं जिनमें एक कथन एक को कारण तथा दूसरे को कारण कहा गया, यानी कथन और कारण संबंधित प्रश्न है। तो अगर इसे ध्यान से देखें हम तो कथन क्या कहा गया है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ, बिल्कुल सही है ये। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, ये भी कथन सही है। और कारण कथन दोनों की व्याख्या भी करता है। क्यों? क्योंकि तुर्की आक्रमण तभी सफल हुआ क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, सब आपस में बटे हुए थे उस समय के राजपूत शासक, इसलिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इनको हराने में सफलता प्राप्त की थी। और सबसे बड़ा कारण यही था कि उनमें एकता आपस में नहीं थी। तो कथन और कारण इसका दोनों सही हो जाएगा और व्याख्या भी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न पूछा गया है कौन सुमेलित, देखिए सुमेलित नहीं है करने के लिए पुस्तकों का नाम भी आ रहा है और जो इमारतें हैं उनका भी नाम पूछा जा रहा है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे विशेष तौर से। तो ये देखिए कहा गया है कौन सुमेलित नहीं है, अदीना मस्जिद, मांडू, लाल दरवाज़ा जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गौड़, तीन दरवाज़ा अहमदाबाद। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है विकल्प ए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अदीना मस्जिद है, अदीना मस्जिद का निर्माण जो है पंडुआ में हुआ था। पंडुआ पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित पंडुआ में हुआ था अदीना मस्जिद का निर्माण। पंडुआ में कब हुआ था? तो इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण किसने किया था? ये सिकंदर शाह ने इसका निर्माण किया था पश्चिम बंगाल के पंडुआ में, अदीना मस्जिद का निर्माण, ठीक है। तो इस तरह से ये विकल्प ए गलत हो जाएगा। अन्य जो है सही है, लाल दरवाज़ा जौनपुर में स्थित है, दाखिल दरवाज़ा गौड़ में स्थित है और तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है। अदीना मस्जिद पांडुआ में, न कि मांडू में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी सुमेलित नहीं है। देखिए सारे प्रश्न लगभग सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है। ये पुस्तकों की रचना है और इमारतों की रचना, ये दोनों अक्सर पूछे जा रहे हैं मध्यकाल वाले में। तो पहला क्या है, ध्रुवदास, भगत नामावली, नाभादास, भक्तमाल, रसखान, रसिक प्रिया, उस्मान, चित्रावली। तो अगर हम देखें तो इसमें पहला बिल्कुल सही है, पहला सही है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की थी। रसिक प्रिया जो है केशव दास की रचना थी, रसखान की नहीं थी। केशव दास की रचना थी, रसखान की रचना नहीं थी, इसलिए ये विकल्प सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और जो रसखान की रचना क्या थी, जो रसखान थे इनकी रचना थी प्रेम वाटिका, ये भी याद रखिए आप, आगे पूछा जा सकता है। रसखान की रचना प्रेम वाटिका थी, रसिक प्रिया की रचना केशव दास ने की थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। कहा गया है, ये भी कथन कांड संबंधित प्रश्न है। कथन क्या है, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था, बिल्कुल सही है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें समा कहा जाता था के शौकीन थे। नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो अगर देखा जाए बात तो दोनों सही है, लेकिन ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई कथन कारण के रूप में व्याख्या नहीं हो रहा, क्योंकि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में अनुवाद हुआ था, ठीक है, अनुवाद हुआ था, सही है। और सूफी संत संगीत सभाओं में समा का शौकीन थे, ये भी सही है, लेकिन दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, यह क्या था?
तो अगर इसको हम देखें तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये, काफ़ी लोगों ने गलत किया था। तो चकला जो है उस समय सूबा एवं परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। यानी कि जो प्रांत जो मुगल कालीन राज्य था कई भागों में बांटा गया था प्रांतों के अधीन, तो उसमें सूबा और परगना के बीच एक इकाई थी, उसे जो है चकला कहा जाता था। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था। तो आप जानते हैं कि मराठों का दो प्रमुख स्रोत था, एक चौथ और दूसरा क्या था, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी, ये दो प्रकार के कर थे जो उनके प्रमुख स्रोत थे आय के। तो चौथ जो था वो राजस्व के दावों को किस नाम से, ये सुरक्षा के लिए मराठे जो है चौथ वसूल करते थे कि हम आपकी साम्राज्य की सुरक्षा करेंगे, हमें चौथ के रूप में जो है आय मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये सुरक्षा के कारण जो मिलता था वो चौथ कहलाता था। और सरदेशमुखी का मतलब था कि वो सरदारों में प्रमुख थे, इसलिए उनको सरदेशमुखी लेने का अधिकार था। तो दो प्रकार के कर मराठा साम्राज्य के प्रमुख आय के स्रोत थे। और चौथ किससे लिया जाता था, तो ये उन प्रांतों से लिया जाता था जिन्हें मुगलई कहा जाता था। मुगलई प्रांतों से लिया जाता था। ठीक है, यानी कि शिवाजी इनमें आक्रमण और लूट न करने के लिए आश्वासन देते थे, जिससे ये इनकी रक्षा हो जाती थी कि इन पे अगर एक जब तक चौथ देते रहते थे तब तक इन पर कोई आक्रमण नहीं होता था मराठों का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण कौन कराया था। यानी पुराना किला जो शेर शाह सूरी द्वारा बनवाया गया था उसके सामने खैरुल मंजिल बनी है, इसकी रचना किसने करवाई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमीदा बानो बेगम, सलीमा सुल्तानम, जीजी अंगा, माहम अनगा। यानी कि माहम अनगा जो कौन थी, ये माहम अनगा ये अकबर की धाय माँ थी। अकबर की धाय माँ थी, इन्होंने अकबर का पालन पोषण किया था और इन्होंने ही जो है खैरुल मंजिल का निर्माण करवाया था, माहम अनगा ने। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा, माहम अनगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी सही सुमेलित नहीं है वाला पूछा गया है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो शासक थे सल्तनत कालीन दक्षिण भारत के उनको उनके स्थान से मिलाने के लिए कहा गया है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देवगिरी का शासक शंकर देव बिल्कुल सही है। वारंगल जिसकी राजधानी होयसल थी, तो वारंगल का शासक जो है कौन था, रामचंद्र देव, तो देवगिरी के शासक थे। ठीक है, ये शंकर देव और रामचंद्र देव ये दोनों जो है देवगिरी के शासक थे। और वारंगल का जो शासक था, वारंगल का शासक जो है प्रताप रुद्र देव थे, न कि रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव। ठीक है, तो प्रताप रुद्र देव जो है वारंगल के शासक थे और रामचंद्र और शंकर देव जो है देवगिरी के शासक थे। होयसल बीरबललाल बिल्कुल सही है। मदुरा के वीर पांड्य बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विकल्प बी जो है हमारा गलत है, क्योंकि रामचंद्र देव यहाँ के शासक, यहाँ पे शासक कौन थे, प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र देव। ठीक है, सही विकल्प क्या होगा, बी। अगला प्रश्न देखा जाए तो ये शासकों का क्रम लगाना है, ये शासक दिए गए हैं, ये उत्तर मुगल काल के शासक हैं। जब मुगल औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद यानी 1707 के बाद जो है उत्तर मुगल शासक कहलाते हैं ये। इनके क्रम को बताना है और ये काफ़ी जटिल होता है, अक्सर पूछा जाता है, जिसमें गलतियां होने की संभावना बनी रहती है। तो इसको अगर हम शासकों का जो क्रम देखें अगर, तो मोहम्मद शाह का शासनकाल कब से कब तक था, 1719 से 1748 तक था। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 से 1713 था। आलमगीर की अगर हम बात करें तो इनका 1754 से 1759 था। और अहमद शाह
इनका शासनकाल 1748 से 1754 था। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर इनका हम क्रम मिलाएं तो क्रम इनका हो जाएगा, जहांदार शाह पहले हो जाएंगे, फिर उसके बाद हो जाएंगे मोहम्मद शाह यानी कि BA, फिर उसके बाद आ जाएंगे आपका अहमद शाह यानी D, और उसके बाद आलमगीर C, यानी कि विकल्प B जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमने 2020, 19 और 18 के प्रश्नों को देख लिया। बाकी शेष प्रश्नों को और अन्य जो ईयर के प्रश्न हैं उन्हें हम अगले कक्षा में देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। विश्लेषण काफ़ी सावधानी से किया जा रहा है, प्रामाणिक उत्तर के साथ किया जा रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता है तो आप साल पेपर ले सकते हैं, अथर्व सक्सेस पॉइंट की PCS साल पेपर, और उसे आप लेकर के विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। ये प्रत्येक बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।